नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10:30 बजे हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का वक्त हो चला है, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर होगा सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा। तमाम बड़े मंत्रियों के साथ करेंगे मुलाकात। एक हफ्ते में दूसरी बार होगी मुलाकात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल में अलर्ट। मुंबई में बारिश का कहर थमा। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश होने की पूरी उम्मीद। तो चलिए फटाफट से आपको खबरों से अपडेट करते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत एक बार फिर दिल्ली दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी दिल्ली का दौरा हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की जाएगी, कई मंत्रियों से बातचीत की जाएगी। जावड़ेकर, पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। बड़ी जानकारी, एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली का दौरा होने जा रहा है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हमने आपको सुनवाया भी था। वो कह रहे थे कि उत्तराखंड की पूरी मदद इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है और उत्तराखंड में थोड़े समय में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जब नए मंत्री को लाया गया, यानी नए सीएम को लाया गया, तो तमाम उम्मीदें केंद्र सरकार को उनसे रही और उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरने का काम सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से किया गया है। फिलहाल ये दूसरी मुलाकात होगी और दूसरी मुलाकात में क्या बात होगी वो तमाम बातें हम भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक बार फिर मुलाकात होने जा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सहित कई मंत्रियों से मुलाकात भी की जा सकती है। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे सीनियर साथी निशांत राय जुड़ रहे हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम की एक बार फिर दिल्ली में कई बड़े मंत्रियों के साथ मुलाकात होने जा रही है। इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि कुछ ही समय में चुनाव होने हैं। 2022 का एजेंडा तय किया जाएगा या फिर नए नवेले मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं उनसे तमाम बातों पर चर्चा होगी कि उत्तराखंड के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सीएम पहले ही कह चुके हैं कि पूरी उत्तराखंड की मदद केंद्र कर रहा है। निशांत, देखिए, वाकई उत्तराखंड के लिए इस समय संकट की घड़ी है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले गए थे और एक साल बाद यहाँ पर चुनाव है। तो जाहिर सी बात है, नए मुख्यमंत्रियों के पास बहुत सारी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के लोगों का विश्वास जीतना और कुछ ऐसे काम करने जिसको चुनाव में बताया जा सके। और इसी सिलसिले में लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस महीने कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को लेकर एक चिंतन बैठक हो सकती है, जिसमें केंद्र के साथ साथ उत्तराखंड का नेतृत्व होगा और इसमें कई मसलों पर चर्चा हो सकती है। खासकर अगर बात की जाए तो बीजेपी संगठन महामंत्री ने पहले उत्तर प्रदेश का जब दौरा किया था और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का दौरा करेंगे और वहां पर जो भविष्य में क्या बेहतर किया जा सकता है इस पर चर्चा की जाएगी। पार्टी नेतृत्व में क्या परिवर्तन किया जा सकता है इस पर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि नए सीएम के लिए किस तरीके की चीजें होंगी, खासकर तमाम चीजें हैं। खासकर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने गढ़वाल के रावत को हटाकर कुमाऊं दूसरी जगह के रावत को सीएम बना दिया, जिसके चलते कुमाऊं के लोगों में इसमें नाराजगी भी दिखी थी। हालांकि बीजेपी इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन चुनाव में देखना होगा क्या स्थिति होगी। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, गैरसैंण और देहरादून को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। ऐसे में नया रास्ता क्या होगा और किस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री जो राजधानी के मसले है इसको सुलझाएंगे,
साथ ही पहाड़ में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या रही है और खासकर पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आखिर टूरिज्म सेक्टर को कैसे उभारा जाए, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, ये तमाम चुनौतियां हैं सरकार के सामने। और इस बार तो पहाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा देखने को नजर आई थी और कई लोगों ने अपने को खोया है। तो ये इन चुनौतियों से पार पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री को भी बने हुए 3 महीने से ज्यादा ही कुछ वक्त हुआ है। तो बहुत सारा परिवर्तन करना है, जिसके चलते ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर थे, इस हफ्ते भी मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। बिल्कुल निशांत, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। जो अधिकारियों की नाराजगी की बात आप कह रहे थे और जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, माफ करिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को लाया गया है, तो क्या अब उन अधिकारियों की नाराजगी दूर हो पाई होगी? क्योंकि तैयारियां पूरी की गई हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई है पिछले दिनों, उसमें भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात कई कयासों को जन्म भी देती है। निशान, देखिए, वाकई पीएम मोदी से मुलाकात कई कयासों को जन्म भी देती हैं और जाहिर सी बात है, चूंकि पीएम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़ी धुरी हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बात करें, जब वो उनसे मिलके गए चीजें ठीक होने लगी उत्तर प्रदेश में। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मिलना है, तो जाहिर सी बात है तीरथ सिंह रावत को जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी आधार पर पार्टी अब उत्तराखंड में काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी उस चेहरे को बुलाने से नहीं चूकती है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री चाहेंगे उत्तराखंड में लगभग सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, बताने के लिए दर्शकों को कि आखिर क्या स्थिति उत्तराखंड की रहने वाली होगी। फिलहाल दिल्ली में मुलाकात होगी और उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, क्या ये दिल्ली तय करेगी या फिर उत्तराखंड ही तय करेगा, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि कल निधन हुआ था दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का, आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है, ये सीएम साहब की तरफ से कहा गया है, यानी तीरथ सिंह रावत ने ये शब्द कहे हैं। और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक रानीबाग स्थित चित्रशीला घाट में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, क्योंकि सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे हैं और तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस की नेता रही इंदिरा हृदयेश। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। फिलहाल अगर बात करें प्रदेश की राजनीति की, तो प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया है इंदिरा हृदयेश को सीएम की तरफ से, और सीएम ने श्रद्धांजलि भी दी है पहुंचकर हल्द्वानी। फिलहाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल सीएम साहब ने किया है और वो कह रहे हैं कि बेहद क्षति है इंदिरा जी के जाने से। अब जब हम राजनीति का जिक्र करते हैं तो आप जिक्र कर ही रहे थे कि कितने उत्तराखंड की राजनीति में अहम भूमिका इंदिरा जी की थी, अब क्या स्थिति रहेगी और कब तक उनका अंतिम संस्कार होने की संभावना है, क्योंकि तकरीबन 12 बजे का समय बताया जाता है। देखिए, आज 12 बजे हल्द्वानी में जो चित्रशिला घाट है उस पे उनका अंतिम संस्कार होगा। कितने बड़ी कद की नेता थी। यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो नेता हैं उनके बयानों से, उनके श्रद्धांजलि के लिए प्रयोग किए जा रहे शब्दों से समझ सकते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उनसे अपने रिश्तों के बारे में बताया और आज भी जब वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनको पुष्प चक्र अर्पित किया और काफी भावुक नजर आए। उनके सुपुत्र सुमित हृदयेश को उन्होंने सांत्वना दी जब उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश हम सबकी दीदी थी। पूरे प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, जो राजनीति में जनता की सेवा करते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह थी। और उन्होंने ये वादा किया कि राज्य सरकार इंदिरा हृदयेश के नाम को कभी भी मिटने नहीं देगी और उनके नाम से बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। उनकी स्मृतियों के अक्षुण्य बनाया जाएगा, उनकी स्मृति में बहुत सारी चीजें आगे की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और तीरथ सिंह रावत एक साथ उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीति शुरू की, वहां के विधान परिषद के दोनों एक साथ सदस्य रहे, उत्तराखंड में एक साथ विधायक रहे। तो आप समझ सकते हैं जो इंदिरा हृदयेश है उनका कितना बड़ा कद था
और उनके जाने से, उनके निधन होने से कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में। स्वयं इंदिरा हृदयेश मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी और उनसे कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी। तो आप समझ सकते हैं उनका कद कितना बड़ा था। सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया और उनका आज चित्तला घाट पे 12 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इस वक्त पंजाब की कमान संभाल रहे हैं धीरेन्द्र। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की क्षति हम देख रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी अपनी अहम भूमिका में है। तो क्या कह सकते हैं कि जो भूमिका तैयार इस वक्त बीजेपी कर रही है, क्या रंग बीजेपी की ही लाएगी और बीजेपी अपनी सरकार आगे आने वाले समय में बना पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं पर कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि दोबारा सरकार आ सके या फिर वहां पर वो सरकार बचा सके। क्या उत्तराखंड में आप देखते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लगातार कर रहे हैं धीरेन्द्र? बिल्कुल हर्ष, देखिए कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा 2022 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि 70 सीटों में 57 से अधिक सीटें बीजेपी के पास थी और 11 विधायक ही कांग्रेस के थे। तो एक तरह से देखे पूरे 4-5 साल, 4.5 साल हो गए सरकार को और विपक्ष के तौर पे कांग्रेस काफी बिखरी हुई नजर आई। कांग्रेस संगठन में तमाम विरोध एक दूसरे का देखने को मिलेगा। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत में भी नहीं जमती थी। दोनों एक दूसरे के वैसे निकटस्थ सहयोगी थे पार्टी के नाते, लेकिन राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रायः विरोध करते हुए देखे जाते थे। तो 2022 में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस सीएम का चेहरा घोषित करे, लेकिन जो दूसरे बड़े नेता है प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रीतम सिंह, वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और 2017 में हरीश रावत सीएम का चेहरा थे, लेकिन उनकी गति क्या हुई, 2 विधानसभा सीटों से वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें आपस में इतना ज्यादा मनभेद, मतभेद और बिखराव दिखता है, जो बीजेपी के लिए एक आशा जगाता है। बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और शायद वो सरकार को रिपीट कर ले, क्योंकि बीजेपी के केंद्र से लेकर के राज्य स्तरीय नेताओं की बातों को अगर सुने, देखे, उनके बयानों का ऑब्जर्वेशन करे, तो बिल्कुल पूरी तरह से उनको यह विश्वास है कि वो सरकार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि विपक्ष बेहद ही कमजोर स्थिति में है राज्य में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र बताने के लिए उत्तराखंड की स्थिति और ये समझाने के लिए कि आखिर कांग्रेस किस स्थिति में है और बीजेपी आखिर किस स्थिति में है। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर हालात उत्तराखंड के क्या कुछ रहेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से ही, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम दरअसल करवट लेने वाला है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मानसून पहुंचने वाला है। तकरीबन 22 से 24 तारीख तक मानसून उत्तराखंड में पहुंच जाएगा। अलग अलग राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और कुछ राज्यों में दस्तक देने वाला है। फिलहाल पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं कि ज्यादातर ग्लेशियर का टूटना और काफी नुकसान होना अक्सर देखने को मिलता है हर साल, क्योंकि चुनौती भरा काम होता है प्रशासन के लिए भी इन सब चीजों को संभालना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं और खासकर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में ये स्थिति देखने को मिलती है। और उत्तराखंड की जब हम बात करें तो अगले 4 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि मानसून तकरीबन 22 तारीख को दस्तक देगा, लेकिन ये प्री मानसून की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सीधा रुख एक बार फिर कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से धीरेन्द्र हमारे साथ। धीरेन्द्र, जब हम जिक्र करते हैं भारी बारिश का, क्योंकि 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और हम देख रहे हैं कि 22 तारीख तक मानसून आने वाला है। फिलहाल ये प्री मानसून की स्थिति लगभग हर एक राज्य में देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो खासकर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहती है। प्रशासन कितना तैयार है, क्या मौसम विभाग कहता है और लोगों की क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। बिल्कुल हर्ष, मैं छोटा सा संशोधन सुधार कर दूं। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने जो देहरादून में जिसका मुख्यालय स्थित है, उन्होंने 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है और इस बात की घोषणा की है कि उत्तराखंड में मानसून आ गया है और मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। यह मानसून 1 सप्ताह पहले ही उत्तराखंड में आ गया है, क्योंकि 20 से 22 के बीच इस मानसून के आने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई थी, लेकिन अब ये
मानसून आ गया है। और आपको बता दें कि सितंबर तक उत्तराखंड में मानसून का मौसम रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है और 15 और 16 को पिथौरागढ़ और बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना भी जताई है। अब बात करते हैं, चूंकि उत्तराखंड का जो भूगोल है, जिस तरह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, हर साल मानसून में बहुत सारी आपदाएं आती है, बहुत सारे जन और धन की हानि होती है और सरकार लगातार ये दावे करती रहती है कि हमने मानसून में होने वाली घटनाओं को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन बावजूद उसके तमाम नुकसान मौसम और मानसून कर जाते हैं। तो इस बार भी सरकार के लगातार दावे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक ली है, समीक्षा की है और लोगों को मानसून में होने वाली दिक्कतों से, जिस तरह से सड़कें बंद हो जाती है या कोई अन्य तरह की दुर्घटनाएं होती है, उसको रोकने के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लगातार सप्ताह में एक बार इसकी समीक्षा भी करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरकारी दावे तो अपनी जगह वैसे ही है पूर्ववत कि उनकी सारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तराखंड में मौसम का कहर किस तरह का देखने का मिलता है और उस दौरान हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, आपदा प्रबंधन विभाग है, वो किस तरह से अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब चूंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने यह घोषणा कर दी है, मानसून आ गया है, तो मैं समझता हूं कि जो विभाग है उसको भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था पहले कि 22 तारीख तक जो मानसून होगा वो पहुंचेगा, लेकिन कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून दस्तक दे रहा है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी बातचीत मौसम वैज्ञानिक से हुई है और मानसून कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका है। मैदानी इलाकों की तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो खासकर किसान काफी दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उनकी फसलों को तो नुकसान होता ही है, उनके घरों को भी खासा नुकसान होता है। तो क्या उसके लिए भी मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दावा वादा तो खूब किया जाता है, लेकिन हकीकत उन लोगों से ही पूछने पर पता लगती है जो वहां पर रहते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए, चमोली है या फिर अन्य इलाकों का हम जिक्र करते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है? क्या आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है अगर ऐसी कोई आपदा आती है? क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे थे और जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं उत्तराखंड का, तो प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं और आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाती रही है ताकि लोगों को राहत दी जा सके। क्या ऐसा खाका कोई तैयार किया गया है? बिल्कुल हर्ष जी, मैं बता दूं, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह तो सरकार में या हर समय वो लागू ही रहती है। किसी तरह की आपदा है तो उसका एक सेट फॉर्मूला है, तो उसमें राज्य सरकार अपने स्तर पे क्या करेगी, लेकिन वास्तव में सरकार क्या करती है, प्रशासनिक मशीनरी किस तरह से मदद करती है, इसका एक उदाहरण आप जो पिछले दिनों रेहड़ी गांव में जिस तरह से ग्लेशियर टूटने की खबर आई थी, तो वहां के लोग आज भी प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्रशासन ने मदद पहुंचाई भी है, लेकिन बहुत सारे लोग, अभी कल ही हमने खबर में दिखाया कि किस तरह से वहां के लोगों का कहना है कि अभी भी प्रशासन ने उनको उस तरह की मदद नहीं पहुंचाई है जिसका कि उनको वादा किया गया था। तो निश्चित रूप से जो राज्य की जनता है वह अपने हुकूमत से, अपने प्रशासन से, अपने शासन से यह उम्मीद करती है कि ऐसे आपदा के समय में वो उनके आंसू पोंछेंगे, कोई फॉल्स वादे नहीं करेंगे, कोई झूठे वादे नहीं करेंगे और उनको जब जरूरत होगी तो उनके साथ खड़े रहेंगे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जिस तरह का स्वभाव है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बहुत एक्टिव होकर के, हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर भगवान न करे इस तरह की कोई आपदा आती है राज्य में, इस तरह का कहीं कोई दुर्घटना होती है, तो जरूर सरकार उनके साथ खड़ी होगी, उनके आंसू पोंछते हुए दिखाई देगी। चलिए, लोगों को लाभ मिल सके, फिलहाल यही उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र बताने के लिए कि किस तरीके से मानसून अब पहुंच चुका है। और हमारे संवाददाता हम बातचीत भी कर रहे थे, ब्यूरो चीफ ने बातचीत भी की मौसम वैज्ञानिक से और मौसम वैज्ञानिक ने अपडेट किया है कि उत्तराखंड में पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। फिलहाल आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना का कहर है और मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से हर एक इलाके में इस वक्त वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। खासकर हरिद्वार का जिक्र करते हैं तो हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में कोरोना की दूसरी डोज लग रही है और आपको बता दें जो 45 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें दूसरी डोज लगाने का सिलसिला जारी है और 18+ वालों को भी इस वक्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। और बात खासकर महिलाओं की करें, पुरुषों की करें तो वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आ रहे हैं और वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन आगे आके लगवानी चाहिए। क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए।
नहीं, वैक्सीनेशन तो कराना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करा के फ़ायदा ही है। वही नुकसान तो देखा जाए तो जो तंबाकू गुटखा या ड्रिंक करते हैं तो उससे कितने नुकसान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग करते हैं। और वैक्सीनेशन का तो सबसे बड़ा फ़ायदा, आप चेन ब्रेक करोगे तो महामारी से बच पाओगे। तो वैक्सीनेशन तो करानी ही चाहिए। सिर्फ एक छोटे से बुखार के डर से वैक्सीनेशन ना कराना तो गलत है। तीसरी लहर का मतलब तीसरी लहर आ रहा है, तो उससे पहले वैक्सीनेशन सारा हो जाना चाहिए, जिससे कि तीसरी लहर का खास पता लगता है। बिल्कुल बच्चों के ऊपर तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन जितना मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए तो फायदा ही रहेगा कि भाई बच्चों तक ये नहीं पहुंच पाएगी, बच्चों तक इसकी रोकथाम हो पाएगी। नहीं, मेरा मानना है जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन चल रहा है और आज मेरी सेकंड डोज थी, तो वैक्सीनेशन तो करवाना जरूरी है, क्योंकि अभी इतनी महामारी फैली हुई है, बहुत लोग मर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लगवाना जरूरी है। थोड़ी बहुत ही तकलीफ होती है, किसी के अंदर कोई दिक्कत होती है या थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक हो, इन दैट कंडीशन थोड़ा सा बुखार आ सकता है, लेकिन ये है कि इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएंगे आपको। जी सर, मेरी सेकेंड डोज लग गई है, मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है और मैंने प्रॉपर लाइक 28 डेज बाद कोवैक्सीन लगी है मुझे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए, इससे डरिए नहीं। ये आपकी इम्यूनिटी को कुछ नहीं होने देगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी और बढ़ाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे देश में कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन से डरिए नहीं। फर्स्ट डोज के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। थोड़ा बहुत बॉडी पेन, देखिए हमें हल्का बहुत, कोई भी आप इंजेक्शन लगवाओ, कुछ भी लगवाओ, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। होपफुली सेकेंड डोज में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर में सबको वैक्सीनेशन लग चुका है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, घर में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनका भी ध्यान रखिए, प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए। नहीं, डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब देश के लिए आगे के लिए सही है, क्योंकि इम्यूनिटी बनेगी फिर तब सही रहेगा आगे। बीमारी जब से खत्म नहीं होती है, तीसरी लहर भी बताया जा रहा है जैसे आना हो, तो हमारे को वैक्सीनेशन पूरा करना है, जिससे कि इस बीमारी से हमारे या हम बच्चों को परेशानी ना हो। जी। देखिए, इसमें 18+ जो 18 से 44, जब से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, इस जनरेशन में बहुत उत्साह था, बहुत इन्होंने वेट की, क्योंकि इनके पेरेंट्स को लग चुकी थी, इनके दादा दादी नाना नानी सीनियर सिटीजन में भी आते थे, उनको भी लग चुकी थी। तो ये जनरेशन बहुत समय से वेट कर रही थी। आज ऋषिकुल में भी आज 18 से 44 सेकेंड डोज का 100 लाभार्थियों को अलॉट हुआ है यहाँ पे ये स्लॉट, और सब अपनी स्लॉट बुक करके आ रहे हैं। और आपने देखा इनमें इतना उत्साह है इन लाभार्थियों में, वो कह रहे थे कि हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आज हमारी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और अब हम भी इस कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित। चलिए बात काशीपुर की फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि खबर काशीपुर से है और काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सराहनीय काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर राजकीय चिकित्सा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में राजकीय चिकित्सा परिसर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर इस कोरोना जैसे एक वैश्विक बीमारी में संगठन के द्वारा अपना को 7 वर्ष होने के बाद दूसरी बार जब हमारी सरकार बनी, उसके 2 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि पार्टी के द्वारा कोई भी हर्ष और उल्लास का कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा, और कार्यक्रम जो हमारे मनाए जाएंगे वो मानव सेवा के कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जो इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को लेकर हमारा पूरे प्रदेश के अंदर आज रक्तदान शिविर हमारे लगाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार सैनिटाइजर अभियान, भोजन वितरण, मास्क वितरण, ऑक्सीजन वितरण, इसको लेकर कोरोना वैश्विक बीमारी में पूरे लगातार जी जान से लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे लेकर उससे प्रेरित होकर मानव सेवा में लगा हुआ है, और निश्चित तौर पर कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में आज हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जी जान के साथ लग रहा है और सफलता के ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है।